हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आशा करता हूं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और जो कोविड का नियम है उसको फॉलो कर रहे होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना, ये सब नियम का पालन करते हुए अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, वेक्टर का सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज है हमारा 6 लेक्चर। तो आज 6 लेक्चर में करने क्या वाले हैं, हम पहले वेक्टर एडिशन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेंगे। उसके बाद यूनिट वेक्टर के बेस्ड पे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर के बेस्ड पे, कार्टेशियन फॉर्म में हमने कल वेक्टर सीखा था कि कार्टेशियन फॉर्म में वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है आई जे के फॉर्म में। तो उसके बेस में वेक्टर एडिशन के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और सारे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करके रख देंगे। वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट तो इजी है, लेकिन उसके बेस पर क्वेश्चन अच्छे आए हैं, तो वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। और पहला हम समझ लेते हैं कि वेक्टर एडिशन का कुछ कॉन्सेप्ट जो कि हम आगे एप्लीकेशन करने वाले हैं, और थोड़ा सा हम रिकैप भी कर लेते हैं। तो शुरू करते हैं अपना लेक्चर। हम थोड़ा सा कल का रिकैप ले लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ा था, जस्ट 2 मिनट के लिए। सपोज़ कोई वेक्टर हो, जैसे आर वेक्टर हो, उसको हमने लिखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट फॉर्म में, मींस आई जे के फॉर्म में। तो उसको किस तरह से लिखा जाता है, सपोज़ A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। A1 A2 A3 मैंने कोई भी एक जनरल वेक्टर डिफाइन कर दिया है, और आई जे के हैं उसी वेक्टर के डायरेक्शन में उसका डायरेक्शन है ये, और ये जो है वेक्टर के मैग्नीट्यूड है। तो हमने रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर को हमने कुछ आई जे के टर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट करना सीखा था। तो इसका जो वेक्टर होता है ये तो सीख लिया। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ आर क्या हो जाएगा, हमने सीखा था क्या होता है, अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इसका मैग्नीट्यूड हो, खाली x और y में दिया हो तो A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। उसी हिसाब से हमको अगर यूनिट वेक्टर लिखना हो तो r का यूनिट वेक्टर तो हम कैसे लिखते थे, हम पहले वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते थे, ऐसे लिखते थे r वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो वेक्टर r क्या दिया है हमको, A1 प्लस A2 प्लस A3। तो A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। हमने यहाँ पर वेक्टर लिख दिया, और उसके बाद उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो तो हमको मिल जाता है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है, ऐसा वेक्टर जो हमको डायरेक्शन दिखाता हो और उसका मैग्नीट्यूड जो हो 1 हो। ओके, उसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। वो किस तरह से हमको मिलता है, वेक्टर के उसके मैग्नीट्यूड से डिफाइन करने से। और यूनिट वेक्टर जो है, ये यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ओके, ये हमको क्या दिखाता है, डायरेक्शन ऑफ आर। आर का क्या डायरेक्शन है वो हमको दिखाता है। ठीक है, वेक्टर को हमने उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो हमको मिलता है यूनिट वेक्टर। तो ये था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हमने वेक्टर को लिखना सीखा था, और हमने इसके बेस पे क्वेश्चन भी किए थे कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वेक्टर को लिखा जाता है। और हमने सीखा था कि वेक्टर को कंपोनेंट में कैसे ब्रेक किया जाए। हमने सीखा था यहाँ पर सपोज़ कोई वेक्टर है इस डायरेक्शन में, तो उसका एक्स डायरेक्शन में सपोज़ ये ए वेक्टर है यहाँ पर, तो उसका यहाँ पे थीटा एंगल है, तो इस डायरेक्शन में थीटा के डायरेक्शन में उसका कंपोनेंट क्या आता है, ए कॉस थीटा। और जो ए कॉस थीटा के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट आता है वो आता है ए साइन थीटा। तो हमने कंपोनेंट ब्रेक करना सीखा था। अब इसको लिख कैसे सकते हैं हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए वेक्टर क्या है, देखो ये हमारा आई कैप डायरेक्शन था और ये हमारा जे कैप डायरेक्शन था। हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस के हम आई कैप लिखते थे, वाई एक्सिस को जे कैप और जेड एक्सिस को हम के कैप लिखते थे। तो वेक्टर को हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते थे। उसके बाद उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन किस तरह निकाला जाए हमने यहाँ पर देखा था। और हमने जाते जाते वेक्टर का एडिशन का इंट्रोडक्शन लिया था, मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर वेक्टर दिया हो तो उसका एडिशन किस तरह से किया जाता है उसका भी हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लिया था। तो उसके बाद अब देखते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन ले लिया हमने, किस तरह किया जाए एडिशन, वो हम देखते हैं अभी। इसको हम तो वेक्टर एडिशन का कॉन्सेप्ट सिंपल ही है, जो हमने कल देखा था कि कंपोनेंट को कैसे ऐड किया जाए। सपोज़ यहाँ पर 2 वेक्टर दिया है, कोई वेक्टर डिफाइन करते हैं पी वेक्टर डिफाइन करते हैं यहाँ पर P1 आई कैप प्लस P2 जे कैप प्लस P3 के कैप। उसी हिसाब से हम क्यू वेक्टर डिफाइन करते हैं यहाँ पर। आप कोई भी लिख सकते हो, ABCD मैंने जस्ट एक वेरिएबल लिया है P1 P2 P3। ओके, तो क्यू वेक्टर डिफाइन करते हैं यहाँ पर Q1 आई कैप प्लस Q2 जे कैप प्लस Q3 के कैप। मैंने 3 डायमेंशनल में
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में मैंने दो वेक्टर को लिख लिया। अब ये दो वेक्टर को ऐड करने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। कैसे ऐड किया जाता है, देखो दो वेक्टर को ऐड करने का पहले हम तरीका लिख लेते हैं कि ऐड किस तरह किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि आई को आई कंपोनेंट से ऐड कर दो, जे को जे कंपोनेंट से ऐड कर दो और के को के कंपोनेंट में ऐड कर दो। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम P1 प्लस Q1 इंटू आई कैप प्लस बीच में फिर जे को जे कंपोनेंट से ऐड कर दो तो P2 प्लस Q2 जे कैप। उसके बाद के को के कंपोनेंट से ऐड कर दो तो P3 प्लस Q3 के कैप हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा P3 प्लस Q3 के कैप। तो इस तरह से वेक्टर का एडिशन किया जाता है। सिंपल सा फॉर्मूला है, आई को आई के साथ ऐड कर दो, जे के साथ और के को के साथ। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन करना हो तो पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना हो तो आई को आई के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो, जे को जे के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो और के को के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर P1 माइनस Q1 आई कैप प्लस P2 माइनस Q2 जे कैप और के को के साथ सब्ट्रैक्ट कर दो तो P3 माइनस Q3 के कैप हो जाएगा। ओके, तो ये है, हम लिखते हैं वेक्टर को इस तरह से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। अब ये क्यों लिखते हैं उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर देखो सपोज़ यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर एक वेक्टर लेते हैं हम। यहाँ पर ये हमारा क्या लेते हैं, इसको हम पी वेक्टर लेते हैं। ठीक, ये तो हमने 3 डायमेंशन में लिखा था, आपको 2D में इसका प्रूफ दिखाता हूँ मैं। हमने यहाँ पर पी वेक्टर ले लिया और दूसरा वेक्टर हमने यहाँ पर ले लिया क्यू वेक्टर। अगर 2D में प्रूफ हो गया समझ लो 3D में भी प्रूफ हो जाएगा, उसी हिसाब से सिमिलैरिटी होता है। हमने इसको बी वेक्टर एज्यूम कर लिया, इसको क्यू वेक्टर एज्यूम कर लिया। एक्चुअली मैं 3D में भी प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, लेकिन फिर उसके लिए जो यहाँ 3D में ड्रा करना वो मुश्किल होता है, एक्सप्लेनेशन करना प्रोसेस में वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। 2D में आप अच्छे से समझ जाओगे। देखो यहाँ पर पी वेक्टर यहाँ पर है, अब इसका एक्स कंपोनेंट हमने क्या लिया है, यहाँ पर आई कंपोनेंट हमने लिया है P1। मीन्स कोई भी एंगल पर होगा तो हमने वो एंगल लिया, सपोज जो पी कॉस थीटा आएगा उसको हमने क्या डिफाइन किया है P1। मीन्स इसका ये कंपोनेंट जो है वो है P1 और इसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होता है वो पी साइन थीटा होता है, उसको हमने क्या डिफाइन किया है, उसको हमने डिफाइन किया है P2। ये हो जाएगा हमारा P2 इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसी हिसाब से ये वेक्टर है, इसको हमने एक्स डायरेक्शन में, ये हमारा आई कैप डायरेक्शन है, ये हमारा जे कैप डायरेक्शन है, ये हमारा आई कैप डायरेक्शन है, ये हमारा जे कैप डायरेक्शन है। ओके, तो क्यू वेक्टर को हमने एक्स डायरेक्शन में प्रोजेक्ट किया तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पर Q1 वेक्टर और इसी को हमने वाई कैप डायरेक्शन मीन्स उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया उसका, मीन्स ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा क्या हो जाएगा Q2 और ये जे कैप तो है ही ये Q1। ओके, तो हमने दो वेक्टर को दो कंपोनेंट ब्रेक कर लिया। मैंने कल बताया था कि सपोज कोई वेक्टर अगर ये θ1 एंगल पर है और ये जो है θ2 एंगल पर है, ये Q है। ओके, ये Q है। तो वेक्टर जो है दोनों एंगल पर हैं, अलग अलग एंगल पर हैं वेक्टर्स, तो वेक्टर को ऐड करना मुश्किल होता है बिकॉज दो वेक्टर अलग अलग एंगल पर हैं। तो मैंने बताया था कि वेक्टर का कंपोनेंट ले लो, मैंने कंपोनेंट एक्स और वाई डायरेक्शन में ले लिया। अब वेक्टर को ऐड करना इजीली हो गया। वेक्टर को ऐड करना इजी क्यों हो गया, क्योंकि आई और आई मीन्स दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में, मीन्स दो वेक्टर के बीच में एंगल, देखो ये P1 वेक्टर है हमारा और ये हमारा Q1 वेक्टर है, दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। मैंने बोला है कि अगर वेक्टर के बीच में एंगल 0 हो तो हम वेक्टर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। तो देखो P1 और Q1 दोनों सेम डायरेक्शन में है, आई कैप डायरेक्शन में, तो हम वेक्टर को डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं। उसी हिसाब से P2 और Q2 दोनों सेम डायरेक्शन में, P2 का डायरेक्शन भी इस तरफ है और Q2 का डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो हम P2 और Q2 को भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बताया था कि दो वेक्टर के बीच में पैरेलल वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 0 है। जैसे मैंने बताया था कि एक कोई बॉक्स है, अगर दोनों को सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो तो फोर्स ऐड हो जाता है डायरेक्ट, जैसे 5 न्यूटन और 5 न्यूटन, तो नेट फोर्स कितना लगता है 10 न्यूटन डायरेक्टली। ओके, बॉक्स का सेम डायरेक्शन हो तो फोर्स ऐड हो जाता है। 10 न्यूटन कैसे आता है, हमने उसका फॉर्मूला भी पढ़ा है, P² + Q² + 2PQ cos थीटा, उस तरह से। तो आप निकाल सकते हो cos थीटा, वहाँ 0 पर रख दो और देखना आंसर 10 आ जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ पर देख लिए यहाँ पर कि दो वेक्टर P2 और Q2 दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो हम लिख कैसे सकते हैं यहाँ पर कि P वेक्टर, देखो ये हमारा P वेक्टर है और ये हमारा Q वेक्टर है, दोनों को ऐड करना हो तो हम किस तरह लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर लिखेंगे P वेक्टर + Q वेक्टर। तो
ऐड कैसे करेंगे, पहले जो सेम डायरेक्शन में, देखो आई कंपोनेंट वाला ऐड कर दो, क्या हो जाएगा P1 प्लस Q1 इंटू आई कैप, और जे डायरेक्शन में जो वेक्टर उसको ऐड कर दो P2 प्लस Q2 जे कैप। यहाँ पर लिखते हैं P2 प्लस Q2 जे कैप। तो इसी तरह से वेक्टर का एडिशन किया जाता है। इसका मैग्नीट्यूड तो आप फाइंड कर सकते हो डायरेक्टली उसका अंडर रूट करके, अंडर रूट ऑफ आई कंपोनेंट प्लस आई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ जे कंपोनेंट का स्क्वायर। उसी हिसाब से आप उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो सब तो फाइंड कर सकते हो। आप डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, y अपॉन एक्स करते हैं, y अपॉन एक्स मीन्स जे कंपोनेंट अपॉन आई कंपोनेंट करोगे तो उसका डायरेक्शन मिल जाएगा। tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर डायरेक्शन, जे कंपोनेंट क्या है P2 प्लस Q2। लिखने की जरूरत नहीं है इसको तो आप समझ सकते हो। इसमें कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा वेरिएबल में, लेकिन जब क्वेश्चन में करेंगे तो वही आपको इजी लगेगा। यहाँ पर हो जाएगा P1 प्लस Q1 मीन्स वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। देखो tan थीटा क्या हो जाएगा, ये देखो tan थीटा हो जाएगा Q2 अपॉन Q1, यहाँ पर हो जाएगा P1 अपॉन लेकिन रिजल्टेंट का जो होगा वो होगा P2 प्लस Q2 अपॉन P1 प्लस Q1 वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट। तो इसका टोटल वाई कंपोनेंट कितना है P2 प्लस Q2 और टोटल एक्स कंपोनेंट कितना है P1 प्लस Q1। तो उससे हमको रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाता है। उसी हिसाब से आप सब्ट्रैक्शन के लिए भी प्रूव कर सकते हो। इसका प्रूफ ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, लेकिन हमको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो क्वेश्चन बहुत ही नेसेसरी है। इसके अंदर क्वेश्चन सॉल्व करना जो है ईजी होता है, लेकिन कुछ अच्छे क्वेश्चन भी आए हैं जो थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, और हम उस क्वेश्चन को लेना शुरू करते हैं। तो इतना कॉन्सेप्ट था, सिर्फ अगर सेम डायरेक्शन में हमको वेक्टर का कंपोनेंट करना है सेम डायरेक्शन में, और हमको सेम डायरेक्शन वाले ऐड कर लेने हैं, या तो सब्ट्रैक्ट करना हो तो सेम डायरेक्शन वाले सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, तो इसको रफ करके हम अब वेक्टर के क्वेश्चन शुरू करते हैं, वेक्टर एडिशन के कंपोनेंट्स वाले, और थोड़े बहुत यूनिट वेक्टर वाले भी क्वेश्चन ले लेंगे जिसमें हम डायरेक्शन ब्रेक करते हैं कंपोनेंट, जिसमें ये सब कॉन्सेप्ट यूज़ हो जाएगा। तो हम लेते हैं वेक्टर के, तो अब हम वेक्टर एडिशन के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। उसके अंदर हमारा पहला क्वेश्चन आ जाएगा जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में लिखा है कि ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर दिया है, और फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस 2b प्लस 3c वेक्टर। ओके, ए वेक्टर क्वेश्चन में क्या दिया है, ए वेक्टर दिया है क्वेश्चन में 2i कैप प्लस j कैप। उसी हिसाब से बी वेक्टर क्या दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर, 3j कैप माइनस k कैप। और सी वेक्टर क्या दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर, 6i कैप माइनस 2 कैप के कैप। हमको फाइंड क्या करना है यहाँ पर, ए वेक्टर माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर और प्लस 3 टाइम्स ऑफ सी वेक्टर। हमको ये वेक्टर यहाँ पर फाइंड करना है, ये और ये दिया है हमको क्वेश्चन के अंदर ए बी सी दिया है, a माइनस 2b प्लस 3c फाइंड करना है। तो ए वेक्टर क्या है 2i कैप प्लस j कैप, बी वेक्टर क्या है 3j कैप माइनस k कैप, लेकिन यहाँ पर 2 भी दिया है तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरे वेक्टर को। तो यहाँ पर हम लिखते हैं ए वेक्टर क्या दिया है हमको 2i कैप प्लस j कैप माइनस 2 टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या दिया है हमको 3j कैप माइनस k कैप और प्लस 3c प्लस यहाँ पर लिखेंगे 3, और सी वेक्टर क्या दिया है हमको 6i कैप माइनस 2k कैप, 6i कैप माइनस 2k कैप। तो इसी तरह से हमको वेक्टर दिया है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, मीन्स ये जो आएगा उसका आंसर क्या आएगा। तो देखो हम क्या करेंगे, पहले वेक्टर को पूरा आई कैप प्लस जे कैप और इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेते हैं 6j कैप माइनस माइनस प्लस 2k कैप। उसके बाद यहाँ पर 3 6 18 आई कैप प्लस माइनस माइनस 3 2 6k कैप। तो हमने अब लिख लिया। अब क्या करना है हमको, आई और आई को साथ में ऐड कर देना है। मैंने बताया था आई और आई को ऐड कर सकते हो आप। तो देखो यहाँ पर 2 और 18, देखो ये आई कंपोनेंट है तो इनको ऐड कर लो, तो हो जाएगा 2 प्लस 18 आई कैप मीन्स 20 आई कैप हो जाएगा। और जे कैप कहाँ है, ये जे कैप है और ये जे कैप है, तो इसको ऐड कर लो। यहाँ पर 1 माइनस 6, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है मीन्स 1 माइनस 6 हो जाएगा माइनस 5 जे कैप। उसी हिसाब से के कैप ऐड कर लो, 2k कैप माइनस 6k कैप हो जाएगा माइनस 4 के कैप हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ गया 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप। हमारा आंसर क्या आ गया यहाँ पर 20 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 4 के कैप। तो मीन्स हमारा बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। किस तरह से सॉल्व करना है इसको लिख सकते हो यहाँ पर। ओके, तो हम अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हम रफ कर देते हैं यहाँ पर।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है आपके यहाँ पर सामने। देखो क्या लिखा है यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है, ए वेक्टर इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 5 के कैप, और बी वेक्टर दिया है यहाँ पर, और बोला है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। ओके, तो क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड बोला है ढूंढने के लिए, क्या बोलने बोला है, ढूंढने के लिए मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड ढूंढना है, सम ऑफ दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, मीन्स ए प्लस बी वेक्टर पहले फाइंड करो, उसके बाद ए माइनस बी वेक्टर फाइंड करो, उन दोनों को भी सम करो आपस में, और उसका हमको मैग्नीट्यूड ढूंढना है क्वेश्चन में। इसका मैग्नीट्यूड नहीं ढूंढना है ए प्लस बी और ए माइनस बी का, इन दोनों के सम का मैग्नीट्यूड ढूंढना है। मतलब क्वेश्चन ने बोला है पहले ए प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर फाइंड करो, उसके बाद यहाँ पर ए माइनस बी वेक्टर फाइंड करो, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, उसके बाद दोनों वेक्टर का फिर से सम करो और उसका जो आंसर है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो। ठीक है, ये हमको क्वेश्चन में बोला है। तो हम क्वेश्चन को प्रोसीड करना शुरू करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या होगा, डायरेक्ट हम आई कंपोनेंट ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है, डायरेक्ट करना सीखते हैं हम। देखो 3 + 2 हो जाएगा 5 आई कैप, उसके बाद देखो 2 अब ऐड करेंगे तो 2 + -5 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -3 जे कैप, और -5 + 8 हो जाएगा +3 के कैप। ओके, ए प्लस बी हमने ढूंढ लिया। देखो इन दोनों को डायरेक्टली ऐड कर दिया तो 3 + 2 5, 2 + -5 हो जाएगा -3, और -5 + 8 हो जाएगा 3। उसी हिसाब से हम ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर लिखते हैं यहाँ पर, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डायरेक्ट करते हैं। 3 - 2 हो जाएगा 1, तो 1 आई कैप, 2 - -5 मीन्स हो जाएगा +5, तो हो जाएगा 2 + 5 हो जाएगा 7 जे कैप। क्या किया समझे हमने, 2 देखो ए माइनस बी वेक्टर लिखना है तो 2 - -5 लिखा है तो हो जाएगा, देखो ऐसा लिखा है 2 - -5, तो 2 + 5 हो जाएगा माइनस तो हो जाएगा 7 जे कैप। उसी हिसाब से -5 -8, तो -5 और -8 क्या होता है 13। ओके, तो हो जाएगा 13 के कैप। क्या किया हमने, देखो 3 - 2 हो गया 1, 2 - -5 हो गया +7, -5 - 8 हो गया -13। एडिशन में क्या किया था, 3 + 2 5, 2 - 5 - 3, -5 + 8 +3 हो गया। तो हमको ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर मिल गया। अब हमको ये दोनों वेक्टर का भी सम करना है। तो ये दोनों वेक्टर का सम क्या होगा, देखो यहाँ पर लिखते हैं ये दोनों वेक्टर का सम। देखो ए प्लस बी वेक्टर प्लस ए माइनस बी वेक्टर का हम सम करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, देखो हो जाएगा 5 + 1 6 आई कैप हो जाएगा, 3 - 7 क्या हो जाएगा, -3 + 7 हो जाएगा 4 जे कैप, और +3 - 13 मीन्स हो जाएगा -10 के कैप। तो हमने ए प्लस बी और ए माइनस बी वेक्टर का हमने मैग्नीट्यूड ढूंढ लिया यहाँ पर डायरेक्टली। अब क्या करेंगे इसको, देखो इसको हम क्या करते हैं, इसका हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो इसका अंडर रूट ले लो, अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 10 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, + 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, + 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो 100 + 136 हो जाएगा 152। तो इसका आंसर आ रहा है अंडर रूट ऑफ 152। इसके बाद इसको आप अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था वो तो आप अप्लाई करना सीख गए। पहले हमने दो वेक्टर को एडिशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया, उसके बाद उन दोनों को एडिशन करके वेक्टर फाइंड कर लिया हमने, और उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। ये है वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ओके, देखो इसको हम डायरेक्टली भी कर सकते थे। देखो आपने ये इतना प्रोसेस तो किया, पर हमको एक्चुअली क्वेश्चन में पूछा क्या था, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सम ऑफ ए प्लस बी वेक्टर एंड ए माइनस बी वेक्टर। तो हम क्या करते हैं, पहले ही सम कर लेते हैं ना, हमको वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने की क्या जरूरत है। यहाँ पर वेक्टर तुमको दिया है, देखो अगर ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर का हम सम करेंगे तो ए प्लस ए तो ऐड हो जाएगा, लेकिन जो बी वेक्टर है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा डायरेक्टली। तो ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सीधा 2a वेक्टर हो जाएगा। 2 वेक्टर देखो यहाँ पर क्या करते हैं हम, ये डायरेक्टली भी हो सकता था, लेकिन देखो यहाँ पर देखो इन दोनों वेक्टर को हम पहले ही ऐड कर लेते हैं। तो a प्लस ए क्या हो जाएगा, 2a वेक्टर हो जाएगा, और b प्लस बी और माइनस बी सीधा कैंसिल। तो हमारा सीधा आंसर क्या हो गया, 2a वेक्टर। तो a वेक्टर क्या दिया है हमको, 3i कैप, तो हमको उसको 2a लिखना है। 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 10
के कैप। देखो इसमें भी सेम आंसर आ गया हमारा। कितना सिंपल सा मेथड, ये रॉकस्टार मेथड है यहाँ पर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। किस तरह से करना है, देखो यहाँ पर हमने 2a वेक्टर फाइंड कर लिया यहाँ पर, तो 2 3 6 आई कैप हो गया, 4 जे कैप हो गया और -10 के कैप हो गया। इसी तरह से इसको सॉल्व करते हैं। ये तो उसका लंबा प्रोसेस था, ठीक है। हमने क्या कर दिया, पहले उसका एडिशन कर दिया, ओके, और उसके बाद वहाँ पर उसका आंसर निकाल दिया। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करोगे तो भी वही सेम आंसर आएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर और उसमें कुछ और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। हम क्वेश्चन से धीरे धीरे कॉन्सेप्ट सीखना, जितने कॉन्सेप्ट हो सकते हैं हम सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के थ्रू हम सीखेंगे। तो हम लेते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में क्या लिखा है, इफ़ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय क्या लिखा है 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, ये हमको बोला है। देन द वैल्यू ऑफ सी इज, ठीक है, ये हमारा क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। हमको इतना हिंट दिया है और बोला है कि हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। ऑप्शंस दिए हैं आपके सामने यहाँ पर। तो सोचो कि हम यहाँ पर सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। हमको इतना हिंट दिया है कि ये जो वेक्टर है हमारा यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। मीन्स ये तीनों वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो इक्वल टू 1 आना चाहिए। उसी को लेके हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे हम, देखो यूनिट वेक्टर दिया है, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, तो 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.8 का होल स्क्वायर प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट लें तो मैग्नीट्यूड मिलता है हमको। ओके, मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल टू 1 है। यही तो बोला है क्वेश्चन में, ये बोला है कि यूनिट वेक्टर है, हमको सी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सबका जो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, सपोज इसको हम ए वेक्टर डिफाइन करें, तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड जो होगा वो होगा 1 के इक्वल। तो हमने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखा, इक्वल टू 1 लिख दिया उसको। और उसके बाद क्या करेंगे, देखो अंदर सॉल्व करते हैं। अंदर क्या हो जाएगा 0.25 प्लस 0.64 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 64 प्लस 25 हो जाएगा 0.89, 64 74 84 89 प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो 1 माइनस 0.89 करेंगे तो सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 0.89, तो सी स्क्वायर इक्वल टू 0.11। तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ 0.11। क्वेश्चन का इसके अंदर कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट है कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ क्वेश्चन में कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ यूनिट वेक्टर, ये सपोज ये यूनिट वेक्टर है तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है 1। ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जिसमें हम थोड़ा और कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, इसको हम रफ करते हैं यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है जो आपके स्क्रीन पर है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। दो वेक्टर दिया है हमको और यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। हमको दो वेक्टर दिया है, क्या है यहाँ पर, ए वेक्टर क्या दिया है हमको 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप। उसी हिसाब से हमको बी वेक्टर क्या दिया है यहाँ पर, बी वेक्टर दिया है हमको माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 8 के कैप। अब क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है हमको, अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। मीन्स ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और ये दोनों के रिजल्टेंट के वेक्टर के जो पैरेलल वेक्टर होगा और यूनिट वेक्टर हमको फाइंड करना है। हमको फाइंड करना है यहाँ पर अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका हम रिजल्टेंट फाइंड करेंगे ए प्लस बी। अगर यूनिट वेक्टर इसके रिजल्टेंट के पैरेलल है, मीन्स यूनिट वेक्टर का, ये हम सपोज हमारा यूनिट वेक्टर है और ये हमारा ए प्लस बी वेक्टर है, दोनों का डायरेक्शन सेम होगा बिकॉज यूनिट वेक्टर इज पैरेलल टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। तो ए प्लस बी वेक्टर का और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए प्लस बी पहले फाइंड कर लेते हैं। ए प्लस बी क्या हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1 3 आई कैप 3 प्लस 3 6 जे कैप 6 माइनस 8 माइनस 2 के कैप। तो हमको यहाँ पर मिल गया कि ए प्लस बी वेक्टर क्या है 3 आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप। हमको एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, हम इसी के मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर देंगे।
तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड पहले फाइंड करते हैं यहाँ पर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, हम यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 36, 36 प्लस 9 प्लस 4, अंडर रूट ऑफ 49 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 7 के इक्वल। तो जो ए प्लस बी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आ गया 7 और उसका वेक्टर आ गया ये। अब हमको एक ऐसा वेक्टर ढूंढना है, देखो वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सपोज हम यूनिट वेक्टर को, हमने यूनिट वेक्टर को सपोज ले लिया, कोई बी ले लिया, ठीक है, यूनिट वेक्टर हमारा बी है, हमने बी को अज्यूम कर लिया कि यूनिट वेक्टर है। तो बी अगर यूनिट वेक्टर होगा तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखेंगे और यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर लिखेंगे, ठीक है। तो हमने देखो ए प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड कर लिया। डायरेक्शन क्या होगा ए प्लस बी वेक्टर का, ए प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, इसके वेक्टर के इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड क्या है 7। हमने इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दिया, तो ये हमको मिल गया ए प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन। कॉन्सेप्ट समझो कि ए प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन फाइंड करना हो तो क्या, ए प्लस बी वेक्टर का पहले वेक्टर लो और उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर दो, और यहाँ पर हम लिखेंगे बी वेक्टर का डायरेक्शन। देखो हमको करना क्या है, यहाँ पर बोला है कि ए प्लस बी वेक्टर के पैरेलल है यूनिट वेक्टर, मीन्स ए प्लस बी वेक्टर का डायरेक्शन हमको मिल गया, तो यही डायरेक्शन हो जाएगा यूनिट वेक्टर के लिए। तो यहाँ पर जो बी वेक्टर है ये यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन है, वो इसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पर। और ओके, यहाँ पर बी दिया है तो यहाँ पर चलो हम यूनिट वेक्टर को सी ले लेते हैं, बिकॉज आप बार बार कन्फ्यूज हो रहे होगे, इसको हम सी ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर सी ले लेते हैं, यहाँ पर सी ले लेते हैं और यहाँ पर सी ले लेते हैं। तो देखो सी के अब जो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा वो डायरेक्शन इसके इक्वल हो जाएगा, बिकॉज ये दोनों लाइन पैरेलल है। और यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो 1 ही होता है, वो तो आपको पता ही है। तो यहाँ पर 1 इंटू इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 7। इसको आप सेपरेट आउट भी कर सकते हो और ऑप्शन चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन 7 मीन्स ए ऑप्शन अपना करेक्ट आ गया। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हुआ, देखो इसमें कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि अगर पैरेलल दो वेक्टर दिए हों, पैरेलल वेक्टर हों, तो उनका दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, डायरेक्शन सेम। तो हम दोनों का जो डायरेक्शन जो होगा सेम होगा, तो हम यहाँ पर डायरेक्शन की जगह पहला वेक्टर का फाइंड करके दूसरे वेक्टर के अंदर भी लिख सकते हैं। और मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर वो तो 1 होता है, वो तो मैंने बताया ही, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज़ हुआ, यहाँ पर ये क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। और हम बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जिसमें कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। ओके, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट था। एक्चुअली जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं वो हमने पहले सिखा चुका हूँ कि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 1, पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है। ये सारे कॉन्सेप्ट मैं सिखा चुका हूँ, लेकिन वो कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन क्या है वो मैं आज दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ चुका है। क्वेश्चन बोला है व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू 2 वेक्टर्स दिस एंड दिस सो दैट द रिजल्टेंट मे बी ए यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्वेश्चन में क्या बोला है हमको, समझो क्वेश्चन को, एक बार पॉज करके ट्राई कर लो पहले एक बार, और तब तक मत ओपन करना जब तक आपका आंसर ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद इसका आंसर देखना। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या दिया है, यहाँ पर एक वेक्टर हमको दिया है, यहाँ पर व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू 2 वेक्टर्स। हमको 2 वेक्टर दिया है, एक वेक्टर दिया है यहाँ पर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, और दूसरा वेक्टर हमको क्या दिया है यहाँ पर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। हमको 2 वेक्टर दिया है यहाँ पर। व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू द 2 वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर में कौन सा ऐसा वेक्टर ऐड कर दिया जाए सो दैट द रिजल्टेंट में बी यूनिट वेक्टर अलॉन्ग पॉजिटिव एक्सिस। हमको ये 2 वेक्टर में कोई वेक्टर ऐड करना है, ठीक है। ये 2 वेक्टर के रिजल्टेंट में सपोज ये ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है, तो ये 2 वेक्टर के रिजल्टेंट में कोई एक ऐसा वेक्टर ऐड करना है जिससे कि हमारा जो रिजल्टेंट आ जाए वो एक यूनिट वेक्टर बन जाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। देखो इसको करेंगे कैसे, पहले दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, 2 वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड कर लिया, तभी आपको क्वेश्चन समझ पड़ेगा। 3i कैप हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस j कैप, 2 - 1 हो जाएगा प्लस k कैप। हमने यहाँ पर a प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट ढूंढ लिया।
अब बोला है सपोज ये हमारा आंसर है इसका। अब बोला है कि ये वेक्टर में कौन सा एक ऐसा वेक्टर ऐड कर दें कि जिससे हमारा जो आंसर है वो यूनिट वेक्टर बन जाए इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। मीन्स वो वेक्टर का डायरेक्शन सिर्फ एक्स एक्सिस के होना चाहिए। यूनिट वेक्टर इन द एक्स डायरेक्शन मीन्स उसमें सिर्फ आई कंपोनेंट रहना चाहिए, बाकी दो कंपोनेंट जीरो हो जाना चाहिए। ठीक है, हमारा वेक्टर के अंदर सिर्फ आई कंपोनेंट होना चाहिए और बाकी कंपोनेंट जीरो हो जाना चाहिए। तो आप ऑप्शन के अंदर देख सकते हो यहाँ पर कि ऑप्शन में क्या क्या दिया है। ऑप्शन देखते हैं यहाँ पर, कहाँ गया, ये रहा। ओके, हाँ, तो ऑप्शन के अंदर क्या क्या दिया है। ऑप्शन से देखो कि इसमें कौन सा ऐसा वेक्टर ऐड कर दें कि जिससे हमारा आंसर सिर्फ आई कैप आए। बताओ हम क्या करते हैं, देखो इसको अंदाजे से लिखते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे -2 आई कैप प्लस जे कैप और माइनस के कैप। मैंने यहाँ पर लिख दिया। हमको जे और के कंपोनेंट नहीं चाहिए, तो यहाँ पर माइनस जे था तो हमने यहाँ पर प्लस जे लिख दिया, यहाँ पर प्लस के था हमने माइनस के लिख दिया। ठीक है, हमको जे और के कंपोनेंट नहीं चाहिए था और हमको आई कंपोनेंट में सिर्फ आई कैप चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर 3 आई कैप था तो हमने यहाँ पर -2 आई कैप लिख दिया। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम ऐड करेंगे। देखो इसको ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देखो 3 - 2 आई कैप और जे तो कैंसिल हो जाएगा और के कैंसिल हो जाएगा। हमारा आंसर आ गया यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मीन्स उसका सिर्फ आई कैप डायरेक्शन बचा रहा। ये तो हमने सिर्फ मतलब सॉल्व करके ऑप्शन से देख लिया कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर तो ये आएगा। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। लेकिन इसको सॉल्व कैसे करें हमने यहाँ पर डायरेक्टली अनुमान लगा लिया किस तरह से किया जाए। ये इसका बेस्ट मेथड है। आप क्वेश्चन देख लो डायरेक्टली। हमको जे और के कंपोनेंट चाहिए नहीं यहाँ पर, तो हमने -जे की जगह प्लस जे कर दिया, प्लस के की तरह माइनस के कर दिया। और यहाँ पर आई में हमको सिर्फ 1 चाहिए, तो हमने यहाँ पर 3 आई था तो -2 आई से इसको कर लिया। उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो सिर्फ आई बचेगा। लेकिन इसको मेथड से किस तरह किया जाए, ये तो हमने इस तरह से किया। मेथड से किस तरह किया जाए, सपोज ये वेक्टर हमारा आया, उसमें हम एक कोई वेक्टर एक्स ऐड करते हैं। ठीक है, हमारा जो आंसर आया इसमें 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। बोला है व्हाट वेक्टर मस्ट बी एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। इसमें मैं क्या ऐड कर दूँ, ठीक है, इसमें कोई एक वेक्टर मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, वो वेक्टर को मैं कर देता हूँ यहाँ पर डिफाइन x आई कैप x1 आई कैप प्लस x2 जे कैप प्लस x3 के कैप। मैंने ये दो वेक्टर उसमें ऐड कर दिया। उसके बाद हमारा आंसर क्या आना चाहिए, हमारा आंसर सिर्फ आई कैप आना चाहिए। ठीक है, सिर्फ आई कैप, 0 के कैप आना चाहिए और 0 जे कैप और 0 के कैप। मीन्स जे और के डायरेक्शन में उसका मैग्नीट्यूड 0 होना चाहिए, सिर्फ आई कैप आंसर आना चाहिए। मैंने वेक्टर के अंदर कोई एक वेक्टर ऐड कर दिया जिसका आंसर ये आना चाहिए। ये इसका लंबा मेथड है करने के लिए, लेकिन तो भी बताता हूँ आपको। तो क्या होगा, हम कंपेयर करते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर हो जाएगा, हम पहले आई और आई को साथ में लिखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 3 + x1 इंटू आई कैप प्लस -j प्लस x2 इंटू जे कैप। और यहाँ पर के में क्या लिखेंगे, 1 + x3 इंटू के कैप। और राइट हैंड साइड क्या है, आई कैप प्लस 0 के जे कैप प्लस 0 के कैप। तो उसके बाद हम दोनों को कंपेयर कर लेते हैं यहाँ पर, आई कैप और जे कैप और के कैप को। तो कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 3 + x1 = 1 और जे को कंपेयर करेंगे क्या मिलेगा, -j प्लस x2 = 0। उसके बाद हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, ओके हम और फिर हम तीसरे कंपेयर करेंगे, मिलेगा 1 + x3 = 0। हमने के और के को कंपेयर कर लिया। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, देखो x1 मिलेगा हमको -2, x1 हमको क्या मिल गया -2 और x2 क्या मिलेगा हमको, x2 मिलेगा प्लस जे कैप मीन्स प्लस 1 जे कैप। और x3 हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, ओके यहाँ पर 1 आएगा। ओके जे कैप तो हम लिख रहे हैं, यहाँ पर x3 हमको क्या मिलेगा, x3 मिलेगा हमको -1। तो हमारा जो वेक्टर हमने लिया था x1 x2 x3 उसको हम लिख देते हैं यहाँ पर। x1 क्या है -2 तो -2 आई कैप, x2 क्या है x2 आ गया +1 तो +1 जे कैप और x3 क्या आ गया हमारा -1 तो -1 के कैप। हमने यहाँ पर मेथड से भी कर लिया तो भी सेम आंसर आ गया, -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। लेकिन ये इसका सिंपल मेथड है, डायरेक्ट एनालाइज करके देख लो कि क्या हम वेक्टर ऐड करें कि हमारा जो वेक्टर आ जाए यूनिट वेक्टर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव जे बोला होता, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला हो कि ऐसा वेक्टर फाइंड करो जो इन द डायरेक्शन ऑफ जे हो, तो हमको अब जे चाहिए, मीन्स आई और के कंपोनेंट नहीं चाहिए हमको। ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया कि यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ जे कैप, तो जे कैप के डायरेक्शन में पूछा है, मीन्स हमको आई और के कंपोनेंट नहीं चाहिए।
तो आई और के कंपोनेंट नहीं चाहिए, मीन्स हम यहाँ पे -3 आई कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जे कैप में हमको चाहिए 1, यहाँ पर है -1। जे कैप को हम क्या चाहिए 1 चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे +2 जे कैप करेंगे, +2, जिससे कि 2 - 1 यहाँ पर 1 बचे, ठीक है। और के कैप हमको नहीं चाहिए तो -k कैप कर देंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, देखो तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव जे कैप आ जाएगा। 3 - 3 0 आई कैप हो जाएगा, और -1 + 2 हो जाएगा +1 जे कैप, और के कैंसिल हो जाएगा। मीन्स हमारा आंसर सिर्फ जे कैप के डायरेक्शन में आ रहा है। तो इस तरह से आप डायरेक्टली एनालाइज करके उसको कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन था जो अच्छा कॉन्सेप्ट था। अब हम कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसमें कंपोनेंट्स को ब्रेक करके हमको वेक्टर एडिशन लगाना पड़े, तो इसको हम रफ कर देते हैं और वो क्वेश्चन हम लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब देखो उसको कैसे किया जाए। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है, अब बॉडी इज़ एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट पर है, अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, मीन्स बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस हैं लेकिन बॉडी जो है रेस्ट पर है। मीन्स ये इक्विलिब्रियम वाला कुछ केस आ गया, एक्स डायरेक्शन का फोर्स 0 कर दो, वाई डायरेक्शन का फोर्स 0 कर दो, उस तरह का क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इस बॉडी इज एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ 3 फोर्सेस, 2 ऑफ विच आर, 2 फोर्सेस दिया है हमको। कौन से फोर्सेस दिया है, ठीक है। ब्लैक पेन से लिखते हैं इसको, यहाँ पर ब्लू पेन हटाते हैं, ओके। 2 फोर्सेस हमको यहाँ पर दिया है, कौन से दिया है, F1 क्या दिया है 4 आई कैप, तो F1 हमको दिया है 4 आई कैप, और F2 क्या दिया है हमको 6 जे कैप, F2 दिया है हमको 6 जे कैप। द थर्ड फोर्स इज, ठीक है, हमको यहाँ पर ऑप्शन दिया है 4 आई कैप + 6 जे कैप, ठीक है। क्या बोला है, सपोज एक बॉडी लेते हैं हम यहाँ पर, देखो ये हमारा क्वाड्रेंटल सिस्टम है, हम सपोज यहाँ पर एक बॉडी लेते हैं, ठीक। ये बॉडी है, ये हमारा क्या है एक्स डायरेक्शन है, और ये हमारा क्या है वाई डायरेक्शन है। मीन्स ये हमारा एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, और ये हमारा आई कैप डायरेक्शन है, और ये हमारा जे कैप डायरेक्शन यूनियन वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई। हमको बोला है कि एक बॉडी के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है, F1 F2 और F3। हमको F3 फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है। और F1 हमको दिया है 4 आई कैप, तो F1 हम ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पर 4 आई कैप। दूसरी बात हमको F2 क्या दिया है 6 जे कैप, तो F2 यहाँ पर है 6 जे कैप, ठीक है। यहाँ पर आई कैप नहीं लिखते बिकॉज आई कैप तो डायरेक्शन है, और F2 दिया है हमको 6 जे कैप, ठीक है। हमने 6 जे कैप के डायरेक्शन में उसको ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन में बोला है कि थर्ड वेक्टर क्या होना चाहिए कि जिससे बॉडी रेस्ट पर रहे। देखो एक फोर्स यहाँ से लग रहा है और एक फोर्स यहाँ से लग रहा है, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कहाँ पर जाएगा, इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पर जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर ही कुछ आएगा, कितने एंगल पर आएगा वो बात की बात है, पर इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वाई डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। अगर हमको बॉडी का नेट फोर्स 0 करना है, अगर हमको बॉडी का नेक्स्ट फोर्स 0 करना है, तो एक्स डायरेक्शन का और वाई डायरेक्शन का फोर्स 0 होना चाहिए। मीन्स यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है वही फोर्स यहाँ पर लगना चाहिए, और यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है वही फोर्स नीचे भी लगना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, F3 हमारा क्या होगा, देखो यहाँ पर जितना फोर्स क्या लग रहा है, यहाँ पर 4 लग रहा है, तो इस डायरेक्शन में भी हमको 4 लगाना पड़ेगा। ये हमारा -I डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमको 4 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा, जिससे कि एक्स डायरेक्शन का फोर्स बैलेंस हो सके, और वाई डायरेक्शन के फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमको नीचे भी लगाना पड़ेगा एक फोर्स जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड में होगा तभी और ये कैंसिल हो पाएगा, और ये कैंसिल हो पाएगा, और बॉडी जो है रेस्ट पर रहेगा या इक्विलिब्रियम पर रहेगा। तो इसी हिसाब से हमारा F3 फोर्स क्या हो जाएगा, देखो ये हमारा -j कैप डायरेक्शन है, ठीक है। तो F3 फोर्स क्या होगा, लिखो यहाँ पर F3 फोर्स होगा -4 आई कैप और -6 जे कैप। अगर हमारा F3 होगा -4 आई कैप -3 जे कैप, तो ये F1 और F2 फोर्स को कैंसिल आउट कर पाएगा। ये हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, और ये दोनों जो है हमारा F3 फोर्स है। इसका रिजल्टेंट यहाँ पर आएगा। देखो इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पर आएगा और इसका रिजल्टेंट कुछ यहाँ पर आएगा, दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन को किस तरह सॉल्व करना है वो आप देख लिए, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन था। एक्स और वाई डायरेक्शन में हम कंपोनेंट लिया था, फोर्स का दिया था, हमको फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में कितना फोर्स लगाना है वही हमको देखना था ये क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन आपको समझ पड़ गया हम, तो हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में बोला है एज शोन इन द फिगर द टेंशन ऑन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज 30 न्यूटन। देखो यहाँ पर हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले जो दिया गया है यहाँ पर। देखो यहाँ पर ये W वेट दिया है, ये हमारा W वेट है, ठीक है। यहाँ पर ओके, यहाँ ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं दिया है यहाँ पर,
यहाँ पर इस तरह से दिया है, ये जो फोर्स है यहाँ पर 30 न्यूटन दिया है हॉरिजॉन्टल कॉर्ड का, और यहाँ पर ये वर्टिकल डायरेक्शन है, और ये हमारा है कुछ इस तरह से दिया है यहाँ पर W फोर्स ऐड कर रहा है, W वेट ऐड कर रहा है यहाँ पर, और ये हमको दिया है 30 न्यूटन। ये हमारा पॉइंट O है और ये हमारा पॉइंट A है, ठीक है। एज शोन इन द फिगर द टेंशन ऑन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज 30 न्यूटन, द वेट W एंड द टेंशन इन द OA इज इन न्यूटन आर। मीन OA स्ट्रिंग में टेंशन कितना है और क्या बोला W वेट कितना है, दोनों हमको फाइंड करना है। हमको दे दिया है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में फोर्स दिया है, और ये एंगल हमको कितना दिया है, ये एंगल हमको दिया है 30 डिग्री। ओके, ये एंगल हमको दिया है 30 डिग्री, और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का फोर्स दिया है। देखो ये किस तरह का केस हो कि जैसे आपने कोई धागा लिया हो, कोई धागा यहाँ पर हो तो मैं दिखाऊं। देखो यहाँ पर कोई धागा, सपोज यहाँ पर कोई धागा लटकाया आपने और बीच में से आपने यहाँ पर खींच लिया, ये पूरा धागा लटका है आपका, यहाँ पर कोई धागा हो और बीच में से आपने खींच लिया। देखो ये पूरा धागा है, सपोज सीधा धागा है, मैंने इसको यहाँ पर से बीच में से खींच लिया और मैंने नीचे वेट लटकाया हुआ है, तो ये कुछ इस तरह से इसका डायग्राम बनेगा। यहाँ पर धागा ऐसे लटका हुआ था, मैंने इसको इस डायरेक्शन में खींचा ऐसा, तो जो बीच में पकड़ के धागा को इस डायरेक्शन में खींचा, तो धागा का नेट कैसे दिखाई देगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। देखो यहाँ पर इससे मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो सपोज ये चार्जिंग का वायर है, ठीक है, ये पूरा एक रोप है, मैंने इसको बीच में से खींच लिया, यहाँ पर इसको बीच में से खींच लूँगा तो इसका फोर्स देखो कुछ इस तरह से बन रहा है। देखो ये यहाँ पर लटका था, ये ऐसे था, मैंने बीच में से यहाँ पकड़ के खींचा है ऐसे, देखो कुछ इस तरह से डायग्राम बन रहा है, कुछ इस तरह करके इस तरह से, तो यहाँ पर उसी तरह का डायग्राम बना हुआ है यहाँ पर। तो क्वेश्चन में बोला है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का जो फोर्स लग रहा है, कितने फोर्स यहाँ पर खींच रहे हैं, वो 30 न्यूटन है, और ये रोप है, इस पर टेंशन लग रहा है T, हम लोग सपोज कर लेते हैं, और नीचे जो वेट लग रहा है वो W, तो W और T हमको फाइंड करना है। तो किस तरह से करेंगे, हम इसको कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे मीन्स देखो T है यहाँ पर, मैंने बोला एंगल के साइड में T cos थीटा होता है, मीन्स हमारा जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा T cos थीटा, और T cos थीटा के परपेंडिकुलर मीन्स ये कंपोनेंट जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा T sin थीटा। अभी जो वेट जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम मीन्स हमने यहाँ पर ऐसे खींच कर रखा है और वेट जो है यहाँ पर मूव नहीं कर रहा है, तो वेट जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो इससे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट करके हम W और टेंशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है T sin थीटा, तो T sin थीटा इक्वल टू दिया है हमको 30 न्यूटन, थीटा 30 है तो T इंटू साइन 30 हमको दिया है 30, तो टेंशन हमको क्या मिल जाएगा, T इंटू साइन 30 होता है 1/2 इक्वल टू 30 न्यूटन, तो टेंशन हमको मिल गया यहाँ पर से 60 न्यूटन। तो हमको टेंशन क्या मिल गया यहाँ पर से 60 न्यूटन। हमने यहाँ पर ये कंपोनेंट को ऐड किया, तो मतलब ये कंपोनेंट को इक्वेट किया, तो हमको टेंशन मिल गया यहाँ पर 60 न्यूटन। अब हमको वेट W चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट को ऐड करेंगे या इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा T cos थीटा, T cos 30 इक्वल टू W, T की वैल्यू हमको पता है 60 है, तो और cos 30 कितना होता है √3/2 इक्वल टू वेट हो जाएगा W। तो यहाँ पर 2 इंटू 30 से कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 30√3 न्यूटन इक्वल टू W। तो क्वेश्चन में ऑप्शन में देख लो कि 30√3 और 60 कहाँ पर है, किस तरह से क्वेश्चन में सॉल्व किया। देखा हमने इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक कर दिया, T cos 30 और T sin 30, और उसके बाद हमने इसको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को इक्वेट कर लिया, बिकॉज ये और ये इक्वल होगा और ये और ये इक्वल होगा। तो अब हम कर लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे लास्ट क्वेश्चन, और हम अपने लेक्चर को आज एंड अप करेंगे। आज के लिए सफिशिएंट क्वेश्चन लेक्चर के लिए हो चुका है, हम अपना करते हैं अब लास्ट। यहाँ पर देखो लास्ट क्वेश्चन जो है हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मेटल स्फीयर इज फिक्स्ड टू वॉल। देखो ये मेटल स्फीयर है, ये वॉल से फिक्स्ड है, ठीक है। द स्फीयर इज पुश्ड अवे फ्रॉम द वॉल बाय अ स्टिक। स्फीयर को वॉल से दूर पुश कर जा रहा है एक स्टिक की मदद से। द फोर्सेस एक्टिंग आर शोन इन द सेकंड डायग्राम। तो ये बॉल पे कितना फोर्स लग रहा है वो सेकंड डायग्राम में हमको दिखाया है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हमको कुछ ऑप्शन दिए हैं, W और P में हमको रिलेशन निकालना है और कौन सा इसमें से ट्रू है हमको बताना है। तो देखो यहाँ पर देखो T फोर्स लग रहा है, मीन्स ये T टेंशन है इसका, और यहाँ पर कितने फोर्स लग रहे हैं हम देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम में। तो ये फोर्स को हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं और हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर
देखो यहाँ पर ये बॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर W फोर्स लग रहा है और T है। देखो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो देखो, अगर ये थीटा यहाँ पर तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। अगर ये T है तो ये जो हो जाएगा T cos थीटा हो जाएगा। मीन्स हमारा ये कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा T cos थीटा। उसी हिसाब से हमारा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा इसका, ये कंपोनेंट वो हो जाएगा T sin थीटा, और यहाँ पर है P। ओके, तो हमने क्या कर दिया, फोर्स को इक्वेट मीन्स कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। अब हमको एक्स और वाई कंपोनेंट को इक्वेट करके हमको रिलेशन फाइंड कर लेना है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर P इक्वल टू टी साइन थीटा आ रहा है और W इक्वल टू टी कॉस थीटा आ रहा है। हमने एक्स कंपोनेंट को इक्वेट किया तो P इक्वल टू टी साइन थीटा आ गया और W इक्वल टू टी कॉस थीटा आ गया। अब हमको T का टर्म नहीं चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑप्शन में T का टर्म है ही नहीं, तो हम इसको दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, P डिवाइड बाई W इक्वल टू टेन थीटा हो जाएगा और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, देयरफॉर P इक्वल टू W इंटू टेन थीटा। तो ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ए ऑप्शन में है, ठीक है। हमारा जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो किस तरह से सॉल्व करना था ये क्वेश्चन आपने देख लिया। हमने वेक्टर एडिशन किया और उसके कॉन्सेप्ट में उसको ब्रेक कर दिया। और भी हम अच्छे क्वेश्चन करेंगे जब हम डीपीपी करेंगे। आज हमने वेक्टर एडिशन के कंपोनेंट्स वाले और इसके कार्टेशियन फॉर्म में किस तरह से उसके सारे क्वेश्चन करने थे वो हमने सारे कर लिए। तो आज का लेक्चर में बस इतना ही। होप करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे को शेयर करो, जिससे कि वो भी ये लेक्चर देख सके, और मुझे लाइक करो जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले दूसरा और लेक्चर बनाने के लिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।